कहाँ तक हुआ था? कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ा रहे थे। कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या बताया था कि यहाँ पे कोई भी कनेक्टिव टिश्यू हम कब बोलेंगे, जब ये दो ऑर्गन को, ऑर्गन सिस्टम को या फिर दो मटेरियल को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू का अगर कंपोजिशन की बात करेंगे तो कैसे होते हैं? कुछ सेल्स होते हैं और कुछ हमारे पास क्या बने होते हैं बताइए? कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, यानी इनको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? सेल में हमने बताया था किस तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, मीजेनकाइमल सेल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफाजेस सेल्स और कई सारे सेल्स बताया था। और कुछ बताया था? इतने तरीके के, फाइब्रोब्लास्ट भी एक बताया था। फाइब्रोब्लास्ट एक तरीके का लार्जेस्ट सेल्स होता है। कैसा सेल्स होता है? लार्जेस्ट सेल्स होता है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था कि आपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बताया था। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास फाइबर आते थे एंड ग्राउंड सब्सटेंस आते थे। क्लियर? यही तो था। ठीक है, तुम लोग गुस्से की नज़र से देखते हो, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये कहा कि ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे पास किस तरीके के होते हैं। क्लियर? तो हमने ये बताया था कई सारे ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो जाते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी आ जाते हैं, जिसको हमने क्या बताया था? ग्लाइकोजामिन, अमीनो और क्या बताया था? ग्लाइकेन बताया था। ठीक है, फिर ये एक तरीके का म्यूकोपॉलीसेक्राइड है। कैसा है बताइए? म्यूकोपॉलीसेक्राइड था। और यहाँ पे हाइलोरिनिक एसिड भी मैंने बताया था, इसका बेस्ट एग्जाम्पल। फिर फाइबर में हमारे पास कितने तरीके के फाइबर बताए थे? 3 तरीके के फाइबर। एक कोलेजन फाइबर बताया था, एक इलास्टिक फाइबर बताया था और एक रेटिकुलर बताया था। बोलिए बात सही है? कोलेजन फाइबर कैसे थे? व्हाइट कलर के थे, जबकि बाकी दोनों के दोनों कैसे थे? ब्लू कलर, सॉरी येलो कलर के थे। क्लियर? फिर उसके बाद हमने क्या बताया था? टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था। ठीक है, हाँ पढ़ाना था। ठीक है, सुनते ध्यान से। अगर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को, सुनते ध्यान से। आपके सिलेबस में शायद कॉकरोच नहीं आ रहा है ना, और है भी नहीं। ठीक है, टेस्ट में कॉकरोच नहीं है। क्लियर? और वैसे भी एनटीए भी नहीं दिया है कॉकरोच। क्लियर? इस बार के शामिल नहीं किया गया है। तो हमारे में जितना भी आना था मैक्सिमम चीज़ें। क्लियर? आज जितना तक पढ़ाएंगे वहीं तक सिलेबस में आएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं इतना तक आएगा। क्लियर? अब उससे ज़्यादा आ जा रहा है तो समझ जाओ तुम्हारी नसीब बहुत खराब है। क्लियर? सुन दे जैसे कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास क्या आता है? 3 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कितने तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? 3 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक होता है हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक हमारे पास कैसे कनेक्टिव टिश्यू? लूज कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, और एक होते हैं हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक हमारे पास कैसे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कभी जिंदगी में आपने पढ़ा है क्या? ब्लड के बारे में क्या पढ़ाया था? ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था। क्लियर? डेंस कनेक्टिव टिश्यू और हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू, हम किसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं ध्यान समझिएगा। किसी भी एक सेल्स के अंदर, एक किसी भी टिश्यू के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 ही चीजें आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। एक तो मैट्रिक्स दिखाई देगा और एक फाइबर नजर आएगा। क्या नजर आएगा? किसी भी तरीके के अगर हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं तो मेजर कंपोनेंट हमारे पास फाइबर होते हैं, और फाइबर के पास हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट हुए फाइबर। ठीक है, अब यह डिपेंड करता है कि फाइबर्स कम पाए जा रहे हैं या मैट्रिक्स कम पाया जा रहा है। क्लियर? लूज कनेक्टिव टिश्यू में आप अपना दिमाग लगा कर बताइए कि फाइबर जहां पे ज्यादा होंगे हार्डनेस होगी या फिर लूजनेस होगी। ठीक है, यानी फाइबर जहां पे भी अगर हमें कम नजर आएंगे तो समझ जाइए वहां पे बाइंडिंग कम होगी, कनेक्शन कम होगा, यानी लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगी। क्लियर? यानी हमने ये कहा कि हमारे पास जितने भी लूज कनेक्टिव टिश्यू होती हैं इनके अंदर फाइबर्स की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, और अगर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स की मात्रा जो होती है बहुत ही कम होती है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। भावनाओं में बोल कुछ और रहे, लिख कुछ और रहे ना। क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये कहा डेंस में बताइए फाइबर क्या होगा? ज्यादा होगा, और मैट्रिक्स क्या होंगे बताइए?
मैट्रिक्स क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर, इसको उल्टा नहीं समझना है, मैट्रिक्स उतना ही रहेगा, एक मैट्रिक्स के अंदर ज्यादा फाइबर होंगे और दूसरे में कम होगा। समझ आ रही मेरी बात, जल्दी करिए। लूज कनेक्टेड टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जहां पे लूज कनेक्टेड टिश्यू आएगी, आप अपने हिसाब से जैसे समझ में आया वैसे ही बोलना है, आप अपने हिसाब से बताइए वहां पे स्पेस ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो यानी इनका एक एग्जांपल आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सीटी का मतलब हम क्या समझेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर, एरियोला का मतलब होता है स्पेस, क्या समझते हैं, एरियोला का मतलब क्या समझते हैं, स्पेस। और इस स्पेस के अंदर कुछ न कुछ सब्सटेंस अगर भरे जा रहे हैं तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहे जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये क्या करते हैं, ये फील्ड करते हैं। यानी कई सारे ऐसे बॉडी हमारे जगह होते हैं जहां पे एकदम खाली जगह पाई जाती है, और जो चीजें जहां पे खाली जगह पाई जाती हैं वहां पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भरे जाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे कैसे होते हैं, ये फील्ड किए जाते हैं, फील्ड एरियोला ऑफ बॉडी, ठीक है। ये बॉडी की एरियोला को यानी स्पेस को क्या करती है, फिल करती है। क्लियर, एडिपोज क्या मतलब समझते हैं, एडिपोज का मतलब होता है फैट, एडिपोज का मतलब क्या होता है, फैट। और एडिपोज हमारे पास जहां जहां पाई जाएंगी वो हीट और शॉक एब्जॉर्बर होंगी, इंसुलेटर होंगी, हीट इंसुलेटर, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या होती है, ये फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है। कैसी है बताइए, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है। और ये क्या होती है हमारे पास, हीट इंसुलेटर एंड शॉक एब्जॉर्बर होती हैं। कैसी होती हैं, हीट इंसुलेटर एंड शॉक एब्जॉर्बर होती हैं। जल्दी करिए, हीट इंसुलेटर एंड शॉक एब्जॉर्बर होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स सुनते ध्यान से, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में हमारे पास एक होता है हमारे पास डेंस रेगुलर, एक हमारे पास कैसे होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और एक हमारे पास कैसे होते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं, एक डेंस रेगुलर होते हैं और एक डेंस इरेगुलर। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया गया है रेगुलर एंड इरेगुलर का। क्लियर, तो हमारे पास इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको बस, ठीक है। जितने भी हमारे पास टेंडन एंड लिगामेंट होते हैं वो रेगुलर के एग्जाम्पल होते हैं। किसके बताइए, डेंस रेगुलर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, टेंडन एंड जो लिगामेंट हैं, टेंडन एंड लिगामेंट आर रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्लियर, और हमारे पास जितने भी इरेगुलर की बात अगर हम कर रहे हैं तो उनके पास एग्जाम्पल हमारे पास दो ही आएंगे वहां पे भी। क्लियर, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे पास फॉर्मेशन अगर प्रोटेक्टिंग कवरिंग अगर बताई जा रही है कहीं पे भी। क्लियर, तो वो कौन आएंगे हमारे पास, इरेगुलर टाइप के आएंगे। क्लियर, तो हमने ये कहा ये प्रोटेक्ट करती हैं, फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बॉडी। जल्दी करिए, इस चैप्टर का उतना ज्यादा वेटेज नहीं है जितना बताया जा रहा है आपसे। क्लियर, 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और 2 क्वेश्चन तो आपका खा जाएगा हमारा फ्रॉग, ठीक है। एक क्वेश्चन से इसमें से फंसेंगे। क्लियर, और 100% कहाँ से फंसेंगे वो भी बता दे रहे हैं। हमारे पास क्या होता है कि एक एडिपोज टिश्यूज के क्या दिए गए हैं, डायग्राम दिए गए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, दिख रहा है आपको डायग्राम। क्लियर,
हाँ, एक हमारे पास किसके टिश्यू के एग्जाम्पल दिए गए हैं, एडिपोज टिश्यू के दिए गए हैं, और एक हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू के दिए गए हैं एग्जाम्पल। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो डायग्राम है तुम ढूंढ रहे हो अपना, है ना? इनकी किताब कोई और ले रहा है, इनको पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे दोस्त से सावधान रहना, कब हाथ से गायब कर दे बीबी को पता नहीं चलेगा ना। तो हमारे पास क्या आता है कि एक डेंस रेगुलर का हो गया और हमारे पास इनका हो गया। स्पेशलाइज्ड में हमारे पास कौन से आते हैं? क्लियर? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे पास, हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल बताया था, ठीक है, ब्लड तो बताया ही था। क्या खास बात होती है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का? हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के जो मेन खास बात ये होती है कि इनके अंदर जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो कभी भी सिक्रीशन नहीं करती हमारे पास फाइबर्स का, अलग अलग मटेरियल का, ग्राउंड सब्सटेंस का, ठीक है। इसीलिए शायद ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू से अलग होती है। क्लियर? इसलिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास फाइबर्स वगैरह ज़्यादा नजर नहीं आएंगे आपको। क्लियर? इनमें दो आते हैं, कभी भी आपको पढ़ाया जाएगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, एक हमारे पास स्केलेटल होते हैं, एक स्केलेटन पढ़ाएंगे, और एक हमारे पास क्या पढ़ाएंगे, फ्लूइड पढ़ाएंगे। एक हमारे पास कैसे स्केलेटन और एक हमारे पास कैसे फ्लूइड होंगे। स्केलेटन में हमारे पास हमारे बॉडी को ढांचा कौन प्रोवाइड कर रहा है बताइए? बोन एंड कार्टिलेज, बोलिए। फ्लूइड में हमारे पास कौन कौन से आएंगे? ब्लड एंड लिम्फ। यानी हमारे पास इनके एग्जाम्पल में अगर पूछा जाएगा तो क्या बनाएंगे? बोन एंड कार्टिलेज बताएंगे। क्लियर? अगर इनके एग्जाम्पल में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे एग्जाम्पल? ब्लड बताएंगे, और क्या बताएंगे बताइए? लिम्फ बताएंगे। क्लियर? जल्दी करिए। आपके एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल बनाए गए हैं, ठीक है, एक हमारे पास एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का और एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बना है, ठीक है। उस डायग्राम को बनाइए, 100% पूछा जाएगा। क्लियर? और हो सकता है, जहां तक मेरा अनुमान है, ये डायग्राम हो सकता है आने वाले टेस्ट में भी हो, आपके लिए लाभदायक हो सकता है। क्लियर? क्लियर? ये दोनों एग्जाम्पल हमें याद होनी चाहिए। क्लियर? डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए हम ही बना दें कि बना लोगे तुम लोग? हम ही बनाए? हाँ भाई, वो तो यथा सत्य है, हम ही को करना पड़ेगा। क्लियर? सुन दे जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास हम किसी भी सेल्स को हम कट करके बना रहे हैं, ठीक है। कुछ हम ऑर्गन का पार्ट लिया या फिर टिश्यू पार्ट लिए, तो टिश्यू पार्ट में हमारे पास सबसे पहले हमने कुछ इस तरीके से टिश्यू पार्ट लिए, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? कोशिश करेंगे आसान बनाने की। क्लियर? इनके अंदर जितना भी आपको नजर आ रहा है वो सब के सब क्या है? फ्लूइड है। ये सब के सब क्या है? फ्लूइड है। इनके पास क्या पाए जा रहे हैं? यहाँ पर एक अलग तरीके की टिश्यू सेल्स पाई जा रही हैं, एक अलग तरीके की सेल्स पाई जा रही हैं। क्लियर? येलो कलर की होंगी तो क्या हो बताएंगे इनको? कोलेजन फाइबर बोल सकते हैं? नहीं, व्हाइट होती हैं वो, भूल जाते हो तुम लोग। क्लियर? थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके रखो यहीं। क्लियर? फिर अगर हमने यहाँ पर एक और इनके अंदर अलग अलग तरीके के फाइबर नजर आ रहे हैं, अलग अलग फाइबर नजर आ रहे हैं इनके अंदर। क्लियर? ये फाइबर नजर आ रहे हैं, इनके अंदर कुछ ब्लड कैपिलरीज भी नजर आएंगे, तो इनके अंदर हम यहाँ से ब्लड कैपिलरीज लेकर के जा रहे हैं। क्लियर? फिर इनके अंदर हमारे पास कुछ सेल्स और नजर आते हैं, कुछ सेल्स और नजर आते हैं। यहाँ पर हेडफोन लगाए, आप बताइए कौन सा ब्लड एक ऐसा है जो बाइलोब्ड होता है? इजिनोफिल्स। याद आ रही है? यानी ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो गया? इजिनोफिल्स का हो गया। क्लियर? ये हमारे पास जो सेल्स आपको नजर आई, ये वाली जो सेल्स नजर आई, इनको हम फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट भी एक तरीके का सेल्स है। फाइब्रोब्लास्ट अगर सेल्स आपको बताई जा रही है तो कुछ न कुछ रिलीज करता होगा ना। क्या रिलीज करता होगा? फाइबर एंड मैट्रिक्स बनाता होगा। क्लियर?
यही फाइब्रोब्लास्ट सीक्रेट नहीं करता हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, इसलिए ये बाकी सब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इन सब कनेक्टिव टिश्यू से अलग होती हैं। समझे मेरी बात? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, इनके पास कुछ अलग अलग सेल्स भी नजर आ रहे हैं। कुछ अलग अलग सेल्स का आने का नजर मतलब हम अलग पेन से बना दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके के सेल्स नजर आ रहे हैं। ऐसे सेल्स को हम मैक्रोफाजेज भी बोलते हैं। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं बताइए? मैक्रोफाजेस भी बोलते हैं। मैक्रोफाजेस सेल्स क्या होती हैं बताइए? किस नेचर की होती हैं? फैगोसिटिक नेचर की होती हैं। तो हमने यहाँ पे फैगोसिटिक नेचर की लिख दिया। क्लियर? और कुछ बनाया गया है डायग्राम में। कुछ सेल्स आपको कोलेजन फाइबर भी बता रहा है, तो कोलेजन फाइबर हमारे पास, इसको हम व्हाइट कलर ही मान लेते हैं। क्लियर? इनको व्हाइट कलर ही लिख लेते हैं। चलिए इनके अंदर व्हाइट कलर डाल देते हैं। क्लियर? इनको हमने क्या बोला? कोलेजन फाइबर बोल दिया। ठीक है? इनके अंदर ब्लड वेसल्स नजर अगर आपके पास आ रहे हैं तो ये वेस्कुलर होती हैं। कैसी होंगी ये बताइए? वेस्कुलर होते हैं। जबकि इपिथेलियल टिश्यूज कैसी थी? ए वेस्कुलर थी, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती थी। क्लियर? और क्या बनाया है? इतना ही बनाया, लिख लीजिए। मास्ट सेल्स भी बनाया ना। इन्होंने एक अलग तरीके के यहाँ पर सेल्स बनाई है, जिसको इन्होंने क्या बोल दिया है? मास्ट सेल्स बोल दिया है। हम भले ही डायग्राम बना रहे हैं, आपको एनसीईआरटी का याद रखना है ना। क्लियर? क्योंकि एनसीईआरटी का ही डायग्राम आएगा, आपसे पूछा जाएगा आपसे। क्लियर? अपने हिसाब से मैट्रिक्स लिख लीजिएगा ना। ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स ही है। समझ आ रही बात? ये पूरा का पूरा क्या है? मैट्रिक्स ही है। क्लियर? और कोई फाइबर छूट रहा हो तो फाइबर लिख लीजिएगा ना। कौन सा फाइबर छूट रहा है? रेटिकुलर फाइबर। कहीं पे भी बना लीजिएगा रेटिकुलर फाइबर, किसी भी पेन से बना लीजिएगा, ये रेटिकुलर फाइबर ही है। क्लियर? आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है? एनसीईआरटी के डायग्राम पर। पूछा तो वही जाएगा आपसे। क्लियर? रेटिकुलर फाइबर तो मिटा ही दे, है ना। ठीक है, संशय वाला खेल ना रहने पाए ना किसी भी तरीके का। आगे बढ़े, हेडिंग डालते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब पहले इसके बारे में लिख लेते हैं ना। हेडिंग डालते हैं हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू। अभी तो फ्लो चार्ट बनाया था, लिखवाया नहीं है ना उनके बारे में। अरे बोलिए। हाँ, तो हेडिंग डालते हैं हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू। नहीं लिख पाए थे? लिख लिए थे? डायग्राम बना लिया था कि नहीं? लूज कनेक्टिव टिश्यू। चलिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू में लिखेंगे हमारे पास द सेल्स एंड फाइबर the cells and fiber are loosely arranged in semi fluid ground substance
इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। हमारे पास जितने भी हमारे सेल्स हैं वो और फाइबर हैं वो कहाँ पे अरेंज होंगे बताइए? सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में लूजली अरेंज होंगे। क्लियर? इनके कितने टाइप्स बताया था? 2 टाइप्स। इनके कितने टाइप्स हमने बोला बताइए? 2 टाइप्स में आते हैं, जिसमें से नंबर 1 हेडिंग होगी हमारे पास। नंबर 1 हेडिंग क्या होगी हमारे पास बताइए? पहला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला हमारे पास है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हेडिंग डालते हैं हमारे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लिखेंगे प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, यानी हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है? प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, BENEATH, बीनीथ द स्किन। ठीक है? एंड सर्व्स एज या एक्ट एज, एंड सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क, सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल, सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। ठीक है? जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि हमारे पास जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये हमारे स्किन को हमारे मसल से जोड़ने का काम करती हैं। किससे जोड़ने का काम करती हैं? मसल्स को और हमारे स्किन को जोड़ने का काम कर रही हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों के मसल्स जो होते हैं एकदम टाइट होते हैं। अभी तक हमारे जवानी जो चल रही है उसमें क्या है कि मसल्स और स्किन हमारे पास एकदम चिपकी हुई है। आपने कभी भी बुढ़े लोगों को देखा है? उनकी स्किन ऐसे लटक जाती है। ठीक है? यानी इनके मसल्स के बीच में और स्किन के बीच में एरियोलर टिश्यू का डीजेनरेशन हो गया है। क्या हो गया है? डीजेनरेशन हो गया है। और शायद यही वजह है हमारे पास ये स्पेस खाली रह गई। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम था? ये फिल करती थी उसी स्पेस को। ठीक है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्पेस होते हैं उनको फिल करने का काम कौन करता था? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब जैसे जैसे एज बुढ़ापे की आती है तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या होने लगता है? धीरे धीरे डीजेनरेशन स्टार्ट होने लगता है। और जब डीजेनरेशन स्टार्ट होने लगता है, शायद यही वजह है कि हमारे मसल्स के बीच में और हमारे स्किन के बीच में क्या हो जाता है? गैप आ जाती है और हमारी मसल्स ऐसे लटकने लगती है। यहाँ पे लटकने लगेगी, यहाँ पे लटकने लगेगी। दिखा है कि नहीं? क्लियर? अभी की एज में नहीं दिखेगा आपको। ठीक है? जब बुढ़े हो जाएंगे तब। क्लियर? अगर भी दिख रहा है चेक ना करो तुम लोग अपना। ठीक है? अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ ज्यादा खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या, कि ये जो स्किन की बात हो रही है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है। ठीक है? दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनके बारे में, इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट। इनके पास क्या पाई जाती है? फाइब्रोब्लास्ट विच प्रोड्यूसेस फाइबर एंड मैट्रिक्स। ये क्या प्रोड्यूस करता है बताइए? फाइबर एंड मैट्रिक्स सिक्रीट करता है या रिलीज करता है या फिर हम कह सकते हैं प्रोड्यूस करता है। क्लियर? इतनी चीजें करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इट आल्सो कंटेन मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफाजेस सेल्स। मास्ट सेल्स या फिर हम इनको क्या कहते हैं? मैक्रोफाजेस सेल्स। ठीक है? ये भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट सेटिंग है हमारे पास, दूसरा क्या आता है हमारे पास? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सुन ले ध्यान से, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए, एनसीईआरटी का ही बना रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बना, इनके पास क्या पाए गए? कुछ इस तरीके की सेल्स नजर आ रही हैं।
कुछ इस तरीके की सेल्स इनके अंदर हमेशा हर जगह नजर आएंगे, हर जगह इनके साथ कुछ इस तरीके की सेल्स नजर आएंगे। क्लियर? इनके बीच बीच में क्या पाया जाएगा, कुछ न्यूक्लियस भी नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? कुछ न्यूक्लियस इस तरीके के नजर आएंगे, इनको हम न्यूक्लियस बोला। और यहाँ की सेल्स हमारे पास ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है। कैसी टिश्यू है बताइए? फैट स्टोरिंग टिश्यू है। क्लियर? ये एडिपोज टिश्यू है। जल्दी करिएगा। आगे बढ़े, चलिए लिखेंगे इसके बारे में, एडिपोज के बारे में। एडिपोज भी तो कहाँ पाए जा रहे हैं? फैट स्टोरिंग है तो फैट हमारे पास कहाँ पे जमते हैं? स्किन के नीचे ही तो जमेंगे। बोलिए। इट इज आल्सो प्रेजेंट कहाँ पे? बीनीथ द स्किन। ठीक है, आल्सो की जगह पे मेनली लिख लीजिएगा, ज्यादातर बीनीथ कहाँ? स्किन। ठीक है, इट इज मेनली प्रेजेंट, मेनली प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन। दूसरा पॉइंट, फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू। दूसरा पॉइंट, एक्ट एज हीट इंसुलेटर एंड शॉक एब्जॉर्बर। कुछ पॉइंट तो पहले से लिखवा चुका हूं ना। एक्ट एज हीट इंसुलेटर एंड शॉक एब्जॉर्बर। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, नोट डाल करके लिख लीजिएगा, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, EXCESS, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट। हम आपको समझा दे रहे हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट खा रहे हैं और अगर वो हमारी बॉडी में इमीडिएटली ब्रेक डाउन नहीं होता, जैसे हमने कोई खाना खाया और खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर तुरंत नहीं ब्रेक डाउन हुआ उसका, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में ही तो होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास फैट स्टोरिंग ही होते हैं। जैसे फैट का ब्रेक डाउन होना बहुत मुश्किल होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि फैट हमारे पास पूरी तरीके से कंप्लीट ब्रेक डाउन ना हो करके हमारी बॉडी में ही डिपॉजिट होने लगते हैं। और डिपॉजिट कहाँ होगा? एडिपोजिट टिश्यूज में ही होता है। क्यों? क्योंकि एडिपोज टिश्यू ही क्या है? फैट स्टोरिंग टिश्यू है। समझ आई बात? अब तो समझ में आ गया होगा हम लोग मोटे क्यों हैं, आप लोग पतले क्यों हो। क्लियर? हाँ, आराम से दबा के हम लोग खाते हैं। खाना खाने दौरान ये नहीं देखते सामने वाला कौन बैठा है कौन नहीं। एक बार बैठ के खाना खाने, उसके बाद तो स्टार्ट ही हो जाएंगे। क्लियर? तो यानी हमारे पास क्या आता है कि फैट स्टोरिंग टिश्यू को ही बात की जा रही है। क्लियर? तो क्या लिखा है हमने? द एक्सेस न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, not used immediately, not used immediately, immediately are converted into fat, are converted into fat and stored in adipose tissue। किसका बज रहा है? क्लियर? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने कितने तरीके के बताए थे? रेगुलर एंड इरेगुलर बताए थे। तो सबसे पहली हेडिंग क्या हो गया हमारे पास? रेगुलर। और रेगुलर में कौन कौन से बताइए? हम ऐसे लिख ले क्या? देखते ध्यान से, कंपेरिजन कर ले क्या? एक होता है हमारे पास रेगुलर और एक होता है हमारे पास इरेगुलर।
ठीक है। रेगुलर में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे? टेंडन एंड लिगामेंट बताया था क्या? टेंडन बताया था और क्या बताया था? लिगामेंट। अच्छा, टेंडन एंड लिगामेंट के बारे में कुछ पहले से जानकारी है क्या आपको? अगर बोन टू बोन जोड़ रहा है तो क्या बोलेंगे? लिगामेंट। बोन टू मसल्स जुड़ रहे हैं, टेंडन। कुछ याद आ रही है? और रेगुलर वाले को हम अलग से लिखवा दे रहे हैं। क्लियर? जल्दी करिए, सुनते ध्यान से। अगर हम दो बॉक्स आपको बना रहे हैं, बहुत छोटा छोटा बॉक्स आपको समझा रहे हैं, डायग्राम आपको हम समझा दे रहे हैं। दो बॉक्स कुछ इस तरीके हमने बनाए। क्लियर? अगर किसी भी फाइबर्स का ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन अगर एक रेगुलर पैटर्न में हो रहा हो, किस पैटर्न में हो रहा हो बताइए? रेगुलर पैटर्न में हो रहा हो, जैसे कि यहां से एक फाइबर गया, यहां से एक फाइबर गया। क्लियर? फिर यहां से एक फाइबर गया, फिर यहां से एक फाइबर गया। क्लियर? ये एक रेगुलर पैटर्न में हो रहा है। अगर ये रेगुलर पैटर्न में हो रहा है तो समझ जाइए ये कैसा टिश्यू है बताइए। ठीक है, ये हमारे पास किस तरीके के हैं? रेगुलर पैटर्न में है। ये रेगुलर, ये रेगुलर, ये रेगुलर पैटर्न में है। क्लियर? तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये रेगुलर वाले हैं। बट अगर किसी भी फाइबर्स का पैटर्न कुछ इस तरीके का था, फिर दूसरे वाले का पैटर्न कुछ इस तरीके का हो गया। क्लियर? तीसरे वाले का कुछ इस तरीके से पैटर्न हो गया, चौथे वाले का कुछ इस तरीके से पैटर्न हो गया। कुछ इस तरीके के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये लोग। तो क्या ये रेगुलर पैटर्न है? नहीं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ किसके पैटर्न की बात कर रहे हैं? फाइबर्स के ओरिएंटेशन के पैटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेगुलर वाले की क्या बात करेंगे? जो ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन ऑफ जो फाइबर्स की बात कर रहे हैं आप, वो कैसा है बताइए? रेगुलर है। ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे है। ठीक है, जबकि अगर यहाँ इरेगुलर की बात करेंगे तो जो ओरिएंटेशन है किसी भी फाइबर्स का, वो कैसा दिखाई दे रहा है बताइए आपको? इरेगुलर नजर आ रहा है कि नहीं? अगर इरेगुलर नजर आ रहा है तो समझ जाइए वो क्या दिखाई दे रहा है आपको? इरेगुलर डेंस कनेक्टेड टिश्यू है। क्लियर? अब हमें करना क्या है कि ये कभी कभी डायग्राम में पूछा जाएगा कौन सा रेगुलर और कौन सा इरेगुलर। कैसे आप पहचानेंगे? ये पैटर्न देख करके। क्या देख करके? इस पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। तो अगर रेगुलर पैटर्न में जाएंगे तो ये कैसे होंगे बताइए? रेगुलर। और अगर डिफरेंट ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन इनकी नजर आ रही है तो क्या मानेंगे? इरेगुलर। क्लियर? जल्दी जल्दी डिफरेंस और एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टेंडन की बात करते हैं। टेंडन के बारे में कुछ बातें बताइए। इनके पास जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स कंटेन कोलेजन फाइबर। मैट्रिक्स कंटेन कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर कैसा फाइबर है? क्लियर? इनके पास जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स कंटेन इलास्टिक फाइबर या इलास्टिन फाइबर एंड सम कोलेजन फाइबर। क्लियर? यानी इनके पास क्या पाई जाती है? कोलेजन फाइबर पाई जाती है। इनके अंदर मैट्रिक्स के साथ साथ इलास्टिक फाइबर के साथ साथ क्या पाई जाती है? कोलेजन फाइबर। ऐसा क्यों बोला? मोस्ट एबंडेंट फाइबर कौन सा है? कोलेजन फाइबर। किसी में कम किसी में ज्यादा अमाउंट में कोलेजन फाइबर हर जगह पाए जाएंगे, इसलिए इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। समझ रहे मेरी बात? तो कोलेजन फाइबर भी पाए जाते हैं बट बहुत ही कम रेशियो में पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए, लिगामेंट। अच्छा, ये किसको ज्वाइन कर रहा है? ज्वाइन बोन टू मसल, ज्वाइंट बोन टू बोन। इरेगुलर में लिखेंगे एक पॉइंट,
इरेगुलर में पॉइंट लिखेंगे इट हैज फाइब्रोब्लास्ट इनके पास क्या पाए जाते हैं? फाइब्रोब्लास्ट बोला है तो क्या क्या बनाएगा बताइए? फाइबर एंड मैट्रिक्स तैयार करेगा, ठीक है। एंड मेनी कोलेजन फाइबर एंड मेनी फाइबर, कोलेजन फाइबर ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेनली कोलेजन फाइबर बोलिए या मोस्टली ब्रैकेट में लगा लीजिए, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। यानी इनके पास कई सारे फाइबर होते हैं और उनमें से मोस्टली कौन सा फाइबर बताइए? कोलेजन फाइबर, ठीक है, ये पाए जाते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोलेजन फाइबर दैट आर ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। बोली बात सही है? इनका डायरेक्शन ओरिएंटेशन कहाँ पे है बताइए? डिफरेंट है, ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे आपसे। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आप लिखेंगे डर्मिस ऑफ स्किन, ये लीवर में भी पाए जाते हैं। क्लियर? ये लीवर में भी पाए जा रहे हैं, डर्मिस ऑफ स्किन में भी पाए जा रहे हैं, कार्टिलेज में भी पाए जा रहे हैं, बोन की कवरिंग में भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। कवरिंग ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। क्लियर? हेडिंग डालते हैं हमारे पास स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, लास्ट टॉपिक हमारे पास, ठीक है, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर? मूड बनेगा तो लिविंग बॉडी स्टार्ट कर देंगे। मूड बनेगा तो पूरा ध्यान से सुना करो तुम लोग, तुरंत माथा पटकने लगते हो। क्लियर? हाँ, इसी को आराम से पढ़ा देंगे, टेंशन न लो वहां तक। जल्दी खत्म करना है, सुन लेना ऐसे। आप लोगों की क्लास कल बंद होगी, ठीक है। और अगर किसी सब पर्सन को चाहिए कि सर हम कुछ खिलाइए तो कल आकर के खा सकता है ना? ऐसा क्या नहीं करेंगे? परोसूंगा मैं तो खिलाना कौन होगा? ठीक है, कल मैं अपने हाथों से भी खिलाऊंगा अगर किसी को लगता है कि खाना, ठीक है। कल आप लोगों की क्लास बंद रहेगी, ठीक है। कल यहाँ पे प्रोग्राम है, अगर क्या जरूर आ सकते हैं, ठीक है। अगर वाली बात करेंगे तो नहीं आएंगे ना, ऐसा लग रहा है कि बुला रहे हैं बिना मन के, ठीक है। मोस्ट इनवाइटेड है आप लोग। क्लियर? जितना मन करेगा उतना दबा के खाना। क्लियर? बट नॉनवेज नहीं होगा। क्लियर? प्योर वेज हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तुम लोग उम्मीद करते हो नॉनवेज की ना? बिरयानी कौन खा? नहीं, शुभ काम हो रहे हैं, ठीक है, तो नॉनवेज नहीं होना चाहिए। क्लियर? सब ध्यान से अब समझते हैं। अब हमारे पास क्या आता है? मिठाइयाँ जितना खाना है खा लेना, है ना? मिठाई है ना, ठीक है। हाँ, तुम लोग आज से ही भूखे रह सकते हो। हाँ, क्या हो गया? दूर से कहाँ? कितना दूर से आओगे? कितना दूर से आते हो? कॉलेज से आते हो? अच्छा, जेएनसी की तरफ से, वही जीटीसी साइड ना। हाँ, चलो तुम्हारे लिए ऑफर भी है, खा भी लेना, ले भी जाना। और कुछ? और किसी का इससे भी ज्यादा दूर है? 3-4 दिन का पैक कर लेना तुम लोग, ठीक है, इससे ज्यादा दूर होगा तो। क्लियर? ये भाई साहब इतने दूर के लिए यहाँ कर रहे हैं। हम लोग 10-10 किलोमीटर तक बिना बुलाए जाते थे। यहाँ तो मैं बुला रहा हूँ। हम लोग जब पढ़ते थे हॉस्टल लाइफ में, कॉलेज में,
सिर्फ और सिर्फ पता चल जाए, बस यहाँ प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ पता चल जाए। कोई बेचारा अगर किसी की मौत भी हुई है ना तभी हम लोग खा लेते थे, ठीक है, और तुम लोग यहाँ पे अच्छा प्रोग्राम है तभी नहीं खा रहे हो। हम लोगों में ऐसा भी था, हम लोग इतने हरामी टाइप के थे, अगर किसी की कोई मर भी गया है, वो लोग 4 लोगों को साधु खिला रहे हैं, फिर भी हम लोग खा लेते थे जाकर के, इतने बदतमीज थे, ठीक है। तो खाने के नाम पे कभी भी ना बोला करो, चाहे जितना गुस्सा रहो, चाहे जितना भी नाराज रहो, वो गुस्सा और नाराज खाने पर ना निकाला करो। मैं तो जस्ट उल्टा, जितना ज्यादा नाराज होता उतना ही ज्यादा खाता हूँ, और लो, ठीक है, पूरा का पूरा, क्योंकि नाराजगी में बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है, पता है कि नहीं, गुस्सा में, नाराजगी में, क्लियर। तो इन सब चीजों में तो बहुत ज्यादा भूख लगेगी, तब तो हम तो और खाते हैं। एक फैक्ट बता रहे हैं आपको, जब आप कोई भी चीज अगर आप बात कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज बात बता रहे हैं, उसमें उतना ज्यादा एनर्जी नहीं लगती अगर वो बात सच है। अगर आप कभी भी झूठ बोलते हैं, आपको आपके दिमाग को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, नोटिस किए हो? डेली हो रहा है सर, मैं अभी कॉपी भूल गई थी, मैं ये कर रही थी, मैं आज नोट्स नहीं बना पाई सर, हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, क्लियर। कभी भी नोटिस करना, जो स्मूथली बात अगर आप कोई सच्चाई बता रहे हैं आप आराम से बता ले जाएंगे। झूठ बताने के लिए इसको कितना प्रेशर करना पड़ता होगा ना, कितना सोचना पड़ता होगा, क्या क्या बहाना मारेंगे, क्या नहीं बनाएंगे, ठीक है, पकड़े तो नहीं जाएंगे, यानी इसमें ज्यादा एनर्जी के खर्च होती हैं, क्लियर। तो इस चीज के लिए तुम लोग और ज्यादा खाया करो ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास कितने टाइप्स के बताइए? 2 टाइप्स के। एक हमारे पास क्या, कार्टिलेज, और दूसरा हमारे पास क्या था, बोन था। हाँ भाई सुनिए सुनिए, हम बता रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में हमने 2 बताया था। कितना बताया था? 2 बताया था। एक स्केलेटल बताया था और एक फ्लूइड बताया था, ठीक है। फ्लूइड में हमने ब्लड बताया था और हमने लिम्फ बताया था। इनके बारे में पीएचडी कर बैठे हो तो क्यों पढ़ाऊं? इनके बारे में जब पूरा डिटेल पढ़ा दिया, ब्लड बता दिया, लिम्फ बता दिया, सब कुछ बता दिया, तो इनको गोली मारे? पढ़ना क्या है हमें तब? बोन एंड कार्टिलेज, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप लोग समझते ही नहीं, ठीक है। हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, बोन एंड कार्टिलेज। समझ में आई मेरी बात? तो पहली हेडिंग क्या होगी हमारे लिए? पहली हेडिंग क्या होगी हमारे लिए? कार्टिलेज। कार्टिलेज की सबसे पहला पॉइंट आप बताइए, ये सॉलिड होते हैं एंड प्लाइएबल होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड एंड प्लाइएबल होते हैं। सॉलिड एंड प्लाइएबल क्या होता है? प्लाइएबल का मतलब होता है कंप्रेसिबल होता है। प्लाइएबल का मतलब क्या समझते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट भी होते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, हमारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होती है इनके अंदर, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम इनको हटा करके ऐसे कोई प्रेस किया, फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या आने की टेंडेंसी रखते हैं, क्लियर। तो ये प्लाइएबल आता है। कंप्रेसिबल का मतलब क्या समझते हैं? हमारे पास अगर ऐसे दबाएंगे फिर से ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, क्लियर। तो यानी प्लाइएबल हम इसे कहते हैं। और हमारे पास नॉन प्लाइएबल का मतलब क्या है? ये कंप्रेस नहीं हो सकते। हड्डी को ये कहो कि तुम्हारे हड्डी को ऐसे कर देंगे तो नहीं हो पाएगा, क्लियर, बट ये कार्टिलेज के हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है, ये सॉलिड होते हैं और कैसे होते हैं, प्लाइएबल होते हैं, क्लियर। इनके पास जो होती है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर क्या पाई जाती है, इनके मैट्रिक्स के लिए टर्म यूज करते हैं हम कॉन्ड्रियन। क्या टर्म यूज करते हैं? कॉन्ड्रियो टर्म किसके लिए यूज होता है बताइए? कार्टिलेज के लिए। क्या यूज होता है? कॉन्ड्रियम या कॉन्ड्रियन, कुछ भी लिख सकते हैं, क्लियर। हम यहाँ पे कॉन्ड्रियम या कॉन्ड्रियन कुछ भी लिख सकते हैं, क्लियर। और थर्ड इनके पास क्या पाए जाते हैं, इनके पास सेल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेल्स भी पाए जाते हैं। इनके पास क्या होता है कि जितने भी कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज की मैट्रिक्स में 3 तरीके की सेल्स होती हैं। कितने तरीके की सेल्स होती है? 3 तरीके की सेल्स होती हैं, ध्यान से सुनेंगे। 3 तरीके की सेल्स इनके पास पाई जाती है, ध्यान से देखिए, 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास कॉन्ड्रियो। कॉन्ड्रियो टर्म किसके लिए बताइए?
कार्टिलेज के लिए। कॉन्ड्रियो एक ब्लास्ट होता है, क्लियर। एक होता है हमारे पास कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियो टर्म किसके लिए? कार्टिलेज के लिए, और साइट का मतलब सेल्स। एक होती है हमारे पास कॉन्ड्रियोक्लास्ट होता है। ये 3 तरीके की सेल्स होती है, क्लियर। कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है बताइए इनके मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में कितने तरीके की सेल्स पाई जाती है कार्टिलेज के? 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन से? कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट, और एक हमारे पास कॉन्ड्रियोक्लास्ट। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कॉन्ड्रियोक्लास्ट पहले। चलिए इनको पहले ब्लास्ट को समझते हैं। ये एक तरीके की इमेच्योर सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती है? इमेच्योर सेल्स होती है, जो हमारे पास कार्टिलेज के इनिशियल के दौरान, अगर कोई भी कार्टिलेज बन रहा है तो उसमें कौन मदद करता है? हमारे पास कॉन्ड्रियोब्लास्ट। इनिशियल स्टेज में हमारे पास कार्टिलेज को बनाने वाली सेल्स कौन सी है? अरे अंधे, कौन सी है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ठीक है। जब यही कार्टिलेज हमारे पास क्या होती है कि मैच्योर हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? कॉन्ड्रियोसाइट कहलाती है। और जब हमारे पास किसी भी तरीके की कार्टिलेज की डिग्रेडेशन करना होता है या ब्रेकडाउन करना होता है, तो इनके पास कुछ मैक्रोफाजेस सेल्स पाई जाती है, और उस मैक्रोफाजेस सेल्स यानी हम फैगोसिटिक सेल्स का नाम क्या रखते हैं? कॉन्ड्रियोक्लास्ट। यानी कॉन्ड्रियोक्लास्ट कौन सी सेल्स हुई एक तरीके की बताइए? फैगोसिटिक सेल्स हो गई। कैसी सेल्स हो गई बताइए? फैगोसिटिक सेल्स हो गई। और फैगोसिटिक सेल्स अगर बोल रहे हैं तो ये क्या करेगी? ब्रेकडाउन में मदद करती है कि नहीं? तो ये ब्रेकडाउन ऑफ किसके? कार्टिलेज। यानी कार्टिलेज अगर कोई भी ब्रेकडाउन होता है तो उसमें कौन मदद करता है बताइए? कॉन्ड्रियोक्लास्ट। ये डिग्रेडेशन में मदद करती है, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर कॉन्ड्रियो जो ब्लास्ट है वो कैसी सेल्स बताई हमने? बताइए, इमेच्योर सेल्स बनाई, ठीक है। दैट हेल्प इन किसमें बताइए? फॉर्मेशन ऑफ किसका बताइए? इनिशियल कार्टिलेज। इनिशियल कार्टिलेज के दौरान कौन बनाता है बताइए? हमारे पास कॉन्ड्रियोब्लास्ट बनाता है, ठीक है। कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या होती है बताइए? ये एक तरीके की कैसी सेल्स बताइए? कैसी सेल्स? मैच्योर सेल्स होती है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हमें ये बताने की कोशिश करिए कि द सेल्स विच आर हेल्प इन फॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं हाँ फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज कौन बनाता है? ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज में कौन मदद करते हैं? यानी ये दोनों हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए बताइए? ग्रोथ ऑफ मर जाओ कार्टिलेज, क्लियर। जल्दी करिए, आगे बढ़े, चलिए सुनते ध्यान से। अब हमारे पास क्या आता है? कुछ डायग्राम बनाया गया है कार्टिलेज का, ठीक है। कार्टिलेज का डायग्राम देखते हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास ये एक सेल्स है, या हमने क्या कहा? ये हमारे पास एक सेल है, क्लियर। टिश्यू हमने बनाया। टिश्यू के अंदर हमने ये देखा कि इनके पास कुछ इस तरीके की सेल्स नजर आ रही हैं, कुछ इस तरीके की सेल्स नजर आ रही हैं, कुछ इस तरीके की सेल्स इनके अंदर नजर आ रही हैं, कुछ इस तरीके की सेल्स इनके अंदर नजर आ रही हैं, कुछ इस तरीके की सेल्स नजर आ रही हैं, क्लियर। इनके अंदर जो भी सेल्स आपको नजर आएंगी, इनके अंदर जो भी सेल्स नजर आएंगी, इस सेल्स को हम लैकुने बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। लैकुने टर्म हम कैविटी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? कैविटी के लिए यूज कर रहे हैं। और इस कैविटी के अंदर जो भी सेल्स पाई जा रही हैं, इनको हम कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। उस सेल्स का नाम क्या बताइए हमारे पास? कॉन्ड्रियोसाइट। यानी कॉन्ड्रियोसाइट कैसी सेल्स है? मैच्योर सेल्स है। तो ये मैच्योर सेल्स हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। इनके चारों तरफ हमारे पास लैकुने के चारों तरफ एक इस तरीके की हमारे पास क्या नजर आती है? कुछ हमारे पास यहाँ पर इस तरीके की कोलेजन फाइबर नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है बताइए? कोलेजन फाइबर नजर आ रही है। तो ये जो आपको नजर आती है, ये आपको क्या नजर आ रही है? कोलेजन फाइबर नजर आ रही है, ठीक है। फिर इसके बाद इनके चारों तरफ जो भी आपको दिखाई दे रही है, ये लेयर,
ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ये जो भी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है कार्टिलेज की मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। कॉन्ड्रियम टर्म किसके लिए? कार्टिलेज, और पेरी का मतलब कवरिंग, ठीक है। यानी इनके चारों तरफ जो भी कवरिंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं बताइए? पेरिकार्डियम नहीं बोल रहे, कॉन्ड्रियम बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, कुछ आ ही नहीं रहा है, इतना ही डायग्राम में बना है, देख लेंगे एनसीईआरटी में। एक और है, देख लेते हैं, चलिए ये देखते हैं। इनके पेरिकार्डियम के ऊपर क्या पाए जाते हैं? कुछ इस तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। कहाँ नजर आ रही है? पेरिफेरल पे या सेंटर में? क्लियर? इनके पेरिफेरल पे कुछ इस तरीके की सेल्स नजर आ रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियो ब्लास्ट, ठीक है। और कुछ इनके पास क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जा रही हैं, इनके अंदर कुछ सेल्स पाई जा रही है, और इसको हम नाम दे दें कॉन्ड्रियोक्लास्ट। अब तो समझ में आ गया होगा कॉन्ड्रियोक्लास्ट क्या है? क्या है? फेगोसिटिक सेल्स है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ कॉन्ड्रियोब्लास्ट आपको याद रखना है, लेकुने याद रखना है, कोलेजन फाइबर याद रखना है, कॉन्ड्रियोसाइट्स याद रखना है, ठीक है। इतना ही दिया है, जल्दी करिए। इनके अंदर क्या पाई जाती है? मैट्रिक्स पाई जाती है, क्लियर। और ये इनके अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो ए वेस्कुलर होती हैं। कैसी होती हैं? ए वेस्कुलर, यानी ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है। क्लियर? साथ में इनके कुछ और लिख सकते हैं, कोलेजन के साथ साथ इनके पास इलास्टिक फाइबर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बट उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्लियर। बहुत ही कम ही इलास्टिक होती है, तभी तो कार्टिलेज बोला है हमने, क्लियर। हेडिंग डालते हैं हमारे पास टाइप ऑफ कार्टिलेज। हेडिंग हो गया हमारे पास टाइप ऑफ कार्टिलेज, क्लियर। नहीं लिख पाए थे? हेडिंग डालते हैं हमारे पास टाइप ऑफ कार्टिलेज। चलिए सुन देते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज की, तो टाइप ऑफ कार्टिलेज में हमारे पास 3 तरीके के कार्टिलेज होते हैं। कितने तरीके के कार्टिलेज? 3 तरीके के कार्टिलेज हमें पढ़ने हैं, डिफरेंसेस हम पढ़ा दे रहे हैं। एक होता है हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज, नाम सुना है क्या? बहुत बढ़िया, तब तो एग्जाम्पल पता होना चाहिए ना। मुंह क्या बन गया? पता होना चाहिए ना, हाँ। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज। दूसरा कैसा है? इलास्टिक कार्टिलेज, ये भी सुना है नाम, क्लियर। अरे सुने हो, अब तो एक भी नहीं सुने रहोगे ना, पूछना पड़ा जाएगा। फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज का एग्जांपल, एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, हम कुछ और लिख रहे हैं, तुम बताओ एग्जाम्पल, ठीक है। बोलो, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज का एग्जांपल। ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, उसके पीछे रीजन मैं बता रहा हूँ। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ये समझ जाइए कि आपने कभी भी नाखून के यहाँ पे वो लाइट जला करके देखा है, इधर भी ब्लड नजर आने लगते हैं, ठीक है।
ऐसे कई सारे ऐसे कार्टिलेज होते हैं हमारे पास, अगर एक तरफ हम लाइट जलाएं दूसरी तरफ दिखाई देने लगते हैं ना रेड कलर, तो जहां भी ऐसे नजर आ रहे हैं तो समझिए वो ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट भी होते हैं कई जगह पे, बहुत ज्यादा अगर हल्के हो जाए तो। अच्छा, ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट कैसे नजर आएगा, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जब किसी भी दो मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाए तो एक मीडियम दूसरे मीडियम में नजर नहीं आती। नहीं समझ पाए ना, फिजिक्स है ना, हाँ दिक्कत हो गई। जहाँ पे म्यू की वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, जब दो सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाए, क्लियर, कोई भी मीडियम हो गया, अगर एक कांच है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक हमें लगता है 1.5 होता है ना, 3/2 होता है। ग्लास का कितना होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यानी 3/2 होता है, क्लियर। वाटर का 4/3 होता है, एयर का 1 होता है। ये थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रख लीजिए, हमें नहीं मालूम, हमें तो कौन सा फिजिक्स आती है, ठीक है। तो यानी क्या है कि जब दो मीडियम का या दो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाता है तो उनके अंदर, क्लियर, एक दूसरे में वो चीजें दिखाई नहीं देती। जैसे मैट्रिक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे फाइबर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैच कर जाता है, इसलिए हमारे पास जितने भी हाइलिन कार्टिलेज होते हैं उनके अंदर के जो फाइबर होते हैं मैट्रिक्स के अंदर झलकते नहीं हैं, इसलिए वो मीडियम पूरी तरीके से क्या नजर आती है, आर पार नजर आने लगती है। समझे मेरी बात, इनमें फाइबर नजर आते हैं, इनमें फाइबर नजर आते हैं, इनमें फाइबर नजर क्यों नहीं आते बताइए, क्योंकि मैट्रिक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और हमारे फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हल्का सा क्या हो जाता है, लगभग लगभग बराबर हो जाता है, इसलिए हम इनको क्या बोल दिया, ट्रांसल्यूसेंट बोल दिया। समझे मेरी बात। दूसरा पॉइंट आता है, ये मोस्ट एबेंडेंट है, यानी मैक्सिमम जगह पे यही पाई जाती है, क्लियर। एग्जाम्पल आप लिखिएगा, ठीक है, जल्दी करिए। एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल आता है हमारे पास सेप्टम ऑफ नोज। नोज की जो सेप्टम होती है यहाँ पर, वहाँ कैसी कार्टिलेज पाई जाती है, हाइलिन कार्टिलेज सी शेप्ड यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। तो कहाँ पे पाई जा रही है बताइए, सी शेप्ड, सी शेप्ड, ठीक है। वो भी कहाँ पे, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी ट्रैकिया के पास है ना। बोलिए, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, लैरिंग्स में, लैरिंग्स में, रिब्स में, ठीक है। क्लियर, रिब्स के अंदर भी क्या पाई जाती है, हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है, क्लियर। चलिए कुछ एग्जांपल इनके लिखेंगे, इलास्टिक कार्टिलेज के, टिप ऑफ नोज, एपिग्लॉटिस, इनके एग्जांपल हैं, टिप ऑफ नोज, एपिग्लॉटिस, गिनिंग कहाँ गया, गायब हो गया क्या, अच्छा अचानक याद आया, चलो ठीक है, हो ना प्रेजेंट, क्लियर। टिप ऑफ नोज, एपिग्लॉटिस, और दूसरा हमारे पास क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज, और कहाँ पाए जाते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब। आपके एनसीईआरटी ने इंटरनल ईयर लिखा है क्या, आउटर ईयर मेम्ब्रेन, ईयर पिन्ना, ऐसा बोलो ना माई जान, ईयर पिन्ना, ठीक है। जहां पे स्ट्रॉन्ग की बात की जाएगी, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बताइए कहाँ पे, एक यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस, याद आ रही है,
जहाँ पे इलियम, इसियम एंड प्यूबिस अगर दोनों आकर के जुड़ती थी तो दोनों को जोड़ने के लिए एक हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता था, याद आ रही है? और यही इसी को हम क्या बोलते थे? प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते थे। प्यूबिक सिम्फाइसिस। दूसरा इंटर वर्टिब्रल डिस्क। चलिए बोन, ठीक है। बोन के बारे में कुछ बातें बता दिया हूं क्या? बोन के बारे में कुछ बातें पहले से पता है आपको? पहली बातें बताइए। मीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। दूसरा पॉइंट सॉलिड एंड नॉन प्लायबल, सॉलिड एंड नॉन प्लायबल। हो गया। अब सुनते ध्यान से, इधर देखिएगा। अगर हम कंपोनेंट ऑफ बोन की बात करें, किसकी बात करें? कंपोनेंट ऑफ बोन की, तो बोन के 3 कंपोनेंट होते हैं। हमने क्या कहा कि अगर किसी भी बोन के कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमारे पास बोन कितने लोगों से मिलकर के बने हैं? 3 लोग। कार्टिलेज जैसे 3, वैसे यहाँ पे ये भी 3, ठीक है। बट फर्क है, क्लियर? यहाँ पे जो बोन होती है हमारे पास, वो पहला कंपोनेंट है इनके मैट्रिक्स, दूसरा है इनका फाइबर और तीसरा इनके पास सेल्स, ठीक है। ऐसे ही कार्टिलेज भी थे, मैट्रिक्स, फाइबर एंड हमारे पास सेल्स। तो हमने ये कहा कि सबसे पहले इनके बारे में क्या बात किया, ये किससे मिलकर के बने होते हैं? मैट्रिक्स से मिलकर के बने होते हैं। फिर इनके पास कैसा होगा? कुछ फाइबर्स होंगे और मोस्टली कैसा फाइबर? कोलेजन फाइबर ही होते हैं, ठीक है। और इनके पास नेक्स्ट क्या बताया था? इनके कुछ सेल्स होते हैं, अभी लिखेंगे नहीं, ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है। इनके पास जो बोन होती है, मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के पास 2 तरीके के कंपोनेंट होते हैं। मैट्रिक्स के पास कितने तरीके के कंपोनेंट? 2 तरीके के मटेरियल होती हैं। एक हमारे पास ऐसे मटेरियल जो ऑर्गेनिक हो और एक ऐसे मटेरियल जो हमारे पास इनऑर्गेनिक हो, क्लियर? अगर हम बात करते हैं कि बोन में सबसे ज्यादा कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे कि बोन में सबसे ज्यादा कंपोनेंट कौन बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स बनाती है और मैट्रिक्स में भी सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होता है? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? क्या लगता है? 30 to 40% हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। 60 to 70% क्या होते हैं? जो हार्ड मटेरियल होते हैं हमारे पास बोन, उसकी वजह क्या है बताइए? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ऑर्गेनिक में हमारे पास क्या पाए जाते होंगे? सिंपल तरीके से बताइए। ऑर्गेनिक में हमारे पास क्या आते होंगे? या तो कुछ प्रोटीन आती होंगी, प्रोटीन भी तो एक तरीके को क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल। आपने कभी देखा है क्या कुत्ते वगैरह हड्डी के पीछे बहुत जोर मारपीट करते हैं? उनके पास एक प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन का नाम होता है ओजीन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, ठीक है। ओसिन प्रोटीन क्या होती है कि बहुत ही ज्यादा उनके लिए लाभदायक होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए शायद ये मारपीट करते हैं हड्डियों के लेकर के। हम लोग भी तो चबा जाते हैं हड्डी, नहीं चबाते? ऊपर ऊपर से मसल्स खा लेते हो बस। अरे फैक्ट बताओ, हम हल्ला नहीं मचाएंगे। हाँ, हड्डी भी चबा लेते हो ना? हाँ, कैमरामैन देख रहे हो? ठीक है, कैमरे में पता चल गया तुम लोग हड्डी भी चबा लेते हो, कुछ छोड़ते नहीं, ठीक है। सुनते ध्यान से। यानी हमारे पास क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल में कौन आएगा बताइए? हमारे पास प्रोटीन होंगे। प्रोटीन में भी कौन सा? कुछ इनके पास फाइबर प्रोटीन भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फाइबर प्रोटीन भी इनके पास नजर आते हैं, क्लियर? और इनके साथ साथ हमारे पास कुछ मटेरियल होते हैं जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं। कैसे होते हैं? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके अंदर कुछ हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल भी आते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाएंगे, कैल्शियम फॉस्फेट पाए जाएंगे, क्लियर? यानी हमारे पास कुछ आयंस भी पाए जाएंगे इनके पास। क्या पाए जाएंगे?
आयंस। आप हमें बताइए, अगर कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल किसी भी बोन के अंदर पाया जा रहा है, उसकी हार्डनेस किसकी वजह से, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल। अगर इनऑर्गेनिक में भी अगर किसी एक को पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। नहीं मालूम? सुन देखिए, हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं वो लगभग 20% के आसपास ही पाए जाते हैं, 15 या 20% के आसपास। क्लियर? लगभग हमारे पास क्या होता है, 75 से लेकर के 80% हमारे पास कैसे होते हैं, हड्डियां मजबूत क्यों होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से या कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से? फॉस्फेट की वजह से। ठीक है। आयंस और हमारे पास क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पाई जाती है। ठीक है। ये सब लगभग मिला करके लगभग 5% पाए जाते हैं, बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं। ठीक है। हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, कैल्शियम फॉस्फेट पे होनी चाहिए। हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, इनऑर्गेनिक मटेरियल पे। डायरेक्ट पूछा जाएगा द मेजर पोर्शन या मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन, तो क्या बताएंगे, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में भी कौन सा, समझ में आई बात? जल्दी करिए। फाइबर में कोलेजन फाइबर ही होगा, फाइबर में कौन सा, कोलेजन फाइबर ही होगा। हमें सेल्स पढ़ने हैं, सुन लेते हैं इसको भी, सेल्स को तब एक साथ लिख लिए ना। सेल्स हमारे पास कितने तरीके के, कार्टिलेज में कितने तरीके के सेल्स, कौन कौन से, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोक्लास्ट। ऐसे यहाँ पे भी 3 तरीके की सेल्स होंगी। पहला सेल्स का नाम क्या होना चाहिए, ओस्टियो टर्म किसके लिए यूज होता है, बोन के लिए। तो सबसे पहला सेल्स क्या होगा, ओस्टियो ब्लास्ट। दूसरा क्या सेल्स होना चाहिए आपके हिसाब से, ओस्टियो साइट। और तीसरा क्या होना चाहिए बताइए आपके हिसाब से, ओस्टियो क्लास्ट। समझदार हैं आप। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओस्टियोब्लास्ट की, तो कैसी सेल्स बताइए, कैसी सेल्स, इमेच्योर सेल्स हेल्प इन किसमें, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन। ठीक है। ये मैच्योर क्या होती है बताइए, सेल्स होती हैं, ये कैसी सेल्स होती है, मैच्योर सेल्स। ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोब्लास्ट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बोन। ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है बताइए, ब्रेकडाउन ऑफ बोन। सुनते ध्यान से, जब किसी भी महिला के अंदर, ठीक है, मीनोपोज आता है, जब तक जवानी रहती है तब तक क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास ओस्टियोसाइट्स और जो ओस्टियोब्लास्ट होती है, ठीक है, ये सेल्स क्या करते हैं, इन सेल्स को, ओस्टियोक्लास्ट की सेल्स को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हेल्प इन सप्रेसर ऑफ किसका, ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है। जब तक किसी भी महिला के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमेशा हाई रहेगा और एस्ट्रोजन का, ठीक है, दोनों लेवल हार्मोन अगर हाई रहते हैं तो उस कंडीशन के दौरान ये ओस्टियोक्लास्ट की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है बताइए, सप्रेस रहती है। मीनोपोज के दौरान क्या होता है, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, और डाउन होने की वजह से ये सेल्स सप्रेस नहीं हो पाती। हो गया। चलिए अब कुछ हम एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया गया है बोन के मैट्रिक्स का ना, उसको देख लेते हैं। ये है OSTEOPOROSIS। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, कुछ डायग्राम बनाए गए हैं एनसीईआरटी में। क्लियर? बोन के मैट्रिक्स का ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स हमने बनाया। इनके पास क्या पाए गए, कुछ सेल्स 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 पाए गए। ठीक है। इनको जो कैविटी नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। इनको हम क्या बोलते हैं, हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल के चारों तरफ हमारे पास कुछ यहाँ पे मैट्रिक्स पाए जा रहे हैं, यानी फाइबर पाए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके के फाइबर नजर आते हैं, कुछ इस तरीके के फाइबर हमारे पास नजर आ रहे हैं।
क्लियर, कुछ इस तरीके के नजर आए। इनके बीच बीच में कुछ सेल्स नजर इस तरीके के आते हैं, कुछ सेल्स नजर इस तरीके के आ रहे हैं। ऐसे हर जगह नजर आएंगे। क्लियर, कुछ इस तरीके के सेल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, दो हेबर्सियन कैनाल को ज्वाइंट करने के लिए इनके पास एक अलग से कैनाल पाई जाती है, एक अलग से कैनाल पाई जा रही है। ठीक है, इनको हम वोक्समैन कैनाल बोलते हैं। ठीक है, ये हेबर्सियन कैनाल और वोक्समैन कैनाल हमारे पास ये मैमेलियन बोन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। क्लियर, जल्दी करिएगा। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? आर्टरीज पाई जाती हैं, वेन्स पाई जाती हैं, कैपिलरी नजर आती हैं, लिम्फ नजर आती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती है बताइए? प्रेजेंट इन मैमेलियन बोन। कहाँ पे नजर आती है बताइए? ये मैमेलियन बोन पे। क्लियर, इनके पास भी क्या नजर आ रहे हैं आपको? इनके पास भी क्या नजर आ रहे हैं? लेक्यूने नजर आ रहे हैं। लेक्यूने का मतलब क्या समझते थे अभी आप? कैविटी।
हाइपोफाइसिस, कोई भी किसी भी तरीके के हाइपोफाइसिस लिख सकते हैं। जैसे एक बोन यहाँ पे हमने लिया हाइपोफाइसिस इपीफाइसिस, उसके कंपेयर में क्या होगा ये हाइपोफाइसिस, ठीक है। बट यहाँ पे भी आपके एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं दिया है, ठीक है, दोनों के इपीफाइसिस बोल दिया है, ठीक है। तो आप इपीफाइसिस ही लिख लीजिए दोनों को मिला करके। क्लियर, दोनों एपिफाइसिस हैं, ठीक है। सुनते ध्यान से, अगर हम कॉम्पैक्ट बोन में और स्पॉन्जी बोन में डिफरेंस लिखवाना चाहें, ठीक है, तो कॉम्पैक्ट बोन और हमारे पास स्पॉन्जी बोन में डिफरेंस जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। क्लियर, चलिए कॉम्पैक्ट बोन में लिखेंगे हमारे पास ये जो हैवर्सियन कैनाल है प्लस वॉकमैन कैनाल जो है, दोनों के दोनों क्या होंगे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके पास क्या प्रेजेंट आपको दिखाई देगा, रेड बोन मैरो, इनके अंदर क्या दिखाई देगा, येलो बोन मैरो, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके अंदर जो हैवर्सियन कैनाल है एंड वॉकमैन जो कैनाल है वो क्या होंगे बताइए, प्रेजेंट की एब्सेंट, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो क्या होता है इनके अंदर प्रेजेंट। और जहां पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं वहीं पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है कि नहीं, साइट ऑफ हीमोपोएसिस, यानी हीमोपोएसिस का मतलब क्या समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। हाँ हाँ, हीमो टर्म अक्सर ब्लड के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, ब्लड के लिए। और एरिथ्रो टर्म किसके लिए यूज होता है, आरबीसी के लिए। तो हीमो टर्म ब्लड के लिए ना, ठीक है, ब्लड या आरबीसी दोनों, मेजर पोर्शन तो आरबीसी ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यूज, पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में किसी को तकलीफ है, उनके टाइप्स मैंने पढ़ा है कि नहीं, मस्कुलर टिश्यू में कार्डियक कार्डियक मसल्स पढ़ाया है, स्ट्रिएटेड मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, गेट आउट हो जाओ और क्या, फिर खत्म हमारा टॉपिक, ठीक है।